नमस्कार, मैं हूं अलका जायसवाल। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पहले चरण के मतदान के लिए आज प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में लालू यादव और सोनिया गांधी पर परिवारवाद को लेकर खूब प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो नेता अपने बेटी बेटियों को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं, वे युवाओं, किसानों, गरीबी और जीविका दीदियों की भलाई के बारे में कभी नहीं सोच सकते। अमित शाह ने कहा, लालू राबड़ी अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को देश का प्रधानमंत्री। मैं साफ कहना चाहता हूं कि ना लालू राबड़ी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और ना ही सोनिया गांधी का बेटा प्रधानमंत्री। उन्होंने आगे कहा, फिलहाल बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के लिए ना दिल्ली में जगह खाली है और ना ही पटना में। दोनों जगह कुर्सी की कोई वैकेंसी नहीं है। अमित शाह ने राहुल गांधी की बिहार यात्रा पर तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी ने जाले में घुसपैठियों बचाओ यात्रा निकाली। मैं कहना चाहता हूं कि जितनी चाहो ऐसी यात्राएं निकाल लो, लेकिन मोदी सरकार देश से घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। सभा के दौरान अमित शाह ने लालू प्रसाद पर लगे भ्रष्टाचार के मामलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, लालू जी ने चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब स्कैम, होटल में बेचने में घोटाला, अलकतरा घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला, भर्ती घोटाला और एबी एक्सपोर्ट घोटाला किया। वहीं कांग्रेस ने भी 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले किए। ऐसे लोग बिहार का भला कैसे कर सकते हैं। भाषण के अंत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 11 साल और नीतीश कुमार ने 20 साल तक शासन किया, लेकिन दोनों पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा। ये अपने आप में उनकी ईमानदारी और पारदर्शिता का प्रमाण है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने घटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़ी चुनावी वादे किए। उन्होंने कहा कि पहले चरण का प्रचार प्रसार आज मंगलवार को समाप्त हो जाएगा और जनता ने इस बार वर्तमान सरकार को बदलने का मन बना लिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि महिलाओं से लेकर युवा वर्ग तक सभी मतदाता इस बार बदलाव के मूड में हैं। उन्होंने घोषणा की कि मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी को अगर उनकी सरकार बनती है तो मान बहन योजना के तहत महिलाओं के खाते में 1 साल का रुपए 30,000 भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों के अलावा जितनी भी दीदियां हैं जिनका मौजूदा सरकार ने शोषण किया है, उन्हें स्थायी किया जाएगा। उनका मानदेय रुपए 30,000 सालाना किया जाएगा और रुपए 2,000 प्रति माह देने की भी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही उन्हें कर मुक्त 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बहुत पुराना मुद्दा है और हमारी सरकार कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम OPS लागू करेगी। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस और अन्य सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर उनके गृह जिले से 70 किलोमीटर के दायरे में ही किया जाएगा। किसानों के लिए भी तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि किसानों को धान के MSP के अतिरिक्त 300 रुपये बोनस और गेहूं के MSP के अतिरिक्त 400 रुपये बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा किसानों को खेती के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। तेजस्वी ने कहा कि फिलहाल राज्य सरकार किसानों से 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली का शुल्क लेती है, जिसे उनकी सरकार खत्म करेगी। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि पैक्स को मान्य का दर्जा दिया जाएगा और उनके मानदेय पर भी विचार किया जाएगा। सहरसा के सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र के हरिवल्लभ उच्च विद्यालय मैदान में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने महागठबंधन प्रत्याशी सरिता पासवान के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए एनडीए की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब जाग चुकी है। वर्षों से जो सरकारें राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर बनी, उन्होंने जनता के भरोसे का सम्मान नहीं किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अच्छे दिन और रोजगार के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन आज युवाओं के पास काम नहीं, किसानों को उसकी फसल का उचित समर्थन व न्यूनतम दाम नहीं मिल रहा है। प्रियंका गांधी ने एनडीए सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार की सरकार नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं। बिहार की सरकार दिल्ली से नियंत्रित किया जाता है। आज बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री का भी सम्मान नहीं है। एनडीए सरकार साजिश के तहत आपके वोट को खतरे में डाल रही है। बिहार के 65 लाख लोगों का नाम काटकर उनके अधिकार को छीना जा रहा है। बिहार सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित है।
शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। युवा रोजगार व अपने अधिकारों को लेकर सड़क पर है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार जनता की आवाज नहीं सुनेगी तब तक बदलाव जरूरी है। सभा के दौरान उन्होंने महिलाओं से विशेष अपील की कि वे आगे बढ़कर अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। बदलाव तब आएगा जब महिलाएं आगे आएंगी और अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए सही निर्णय लेंगी। वहीं सभा को पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि मेरी लड़ाई कोशी और सीमांचल को दुनिया में नंबर 1 करने की, मेरी लड़ाई बेरोजगारी, पलायन और सुदृढ़ शिक्षा को लेकर है। वहीं उन्होंने जनसभा में मौजूद लोगों से वादा करते हुए कहा कि आने वाले समय में सोनवर्षा राज को रेलवे से जोड़ा जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि बिहार की स्वाभिमानी महिलाओं को मुख्यधारा में लाने का काम एनडीए सरकार ने किया। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देती हैं, जिन्होंने जन धन योजना के माध्यम से बिहार की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प है कि देश की तिजोरी से निकला हर पैसा सीधे लाभार्थी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से महिला सुरक्षा के तहत शौचालय बनाए गए और गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए। स्मृति ईरानी ने बताया कि महिलाओं को छोटे छोटे व्यवसायों के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे 11 लाख से अधिक महिला समूह सशक्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने महिलाओं के खाते में सीधे 10,000 रुपए पहुंचाने का काम किया है। साथ ही केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार को अपराध के चंगुल से बाहर निकाला है और महिलाओं को सशक्त बनाया है। उन्होंने अपील की कि बिहार की जनता फिर से एनडीए की सरकार बनाए ताकि राज्य स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आरजेडी के नेता चुनाव आयोग को लिखित रूप से कहते हैं कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए जो पैसा दिया जा रहा है उसे बंद किया जाए। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार 5 साल तक अपने अधिकारियों के माध्यम से जनता को लुटवाते हैं और अब चुनाव में वोट लेने के लिए 5 से 10,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं ताकि फिर से 5 लाख तक लूट जारी कर सके। उन्होंने युवाओं से वादा किया कि अगर जनसुराज सरकार बनती है तो छठ पूजा तक जो लोग वापस आ जाएंगे उन्हें रोजगार के लिए 10 से 12,000 रुपए मिलेंगे और उन्हें घर परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। हेमंत सरकार ने मांडर और चान्हो के 14 गांवों के लिए कैम्बो मेगा लिफ्ट परियोजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए किसानों को बड़ी सौगात दी है। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 236 करोड़ 20 लाख 81 हजार रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना की स्वीकृति मिली है। इसी के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कुल 13 प्रस्तावों पर मिली मंजूरी की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि ये मेगा गिफ्ट परियोजना राज्य का तीसरा परियोजना है। इसके साथ ही कैबिनेट से मिली मंजूरी पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने खुशी जताते हुए मीडिया के बीच जानकारी साझा की है। इसके अलावा कैबिनेट ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सलीमा टेटे और निकी प्रधान के आवास बोर्ड द्वारा आवंटित भूखंड के निबंधन और मुद्रा शुल्क में छूट की स्वीकृति दी है। तो वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत 1.3 लाख से बढ़ाकर 2 लाख किया गया है, जिसके तहत 2400 आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि सोमवार को झारखंड मंत्रालय में 6ठम विधानसभा के तृतीय मानसून सत्र के समापन की स्वीकृति भी प्रदान की गई है और राजकीय अभियंत्रण पॉलिटेक्निक कॉलेज के 1/1/2016 से पहले सेवानिवृत्त कर्मियों को पुनरीक्षित पेंशन भुगतान की स्वीकृति मिली है। जानकारी ये भी दे दें कि घाटशिला उपचुनाव के लिए 7 करोड़ की स्वीकृति दी गई और डॉक्टर रंजीत प्रसाद इस बैठक में सरकारी उड़ान योजना के तहत वर्तमान हेलीकॉप्टर सेवा को 6 महीने का विस्तार देने का निर्णय भी लिया गया है। राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में झारखंड मंत्री परिषद की बैठक संपन्न होते ही कैबिनेट मंत्री संजय प्रसाद यादव ने पत्रकारों से बातचीत में महागठबंधन में अनबन की खबरों की खारिज करते हुए जेएमएम और आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक होने का दावा किया। तो वहीं झारखंड में उद्योग को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने राज्य स्थापना दिवस को लेकर विशेष जानकारी भी साझा की।
सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता जो 2023 के तहत ली गई परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए मेरिट लिस्ट जारी नहीं करने की अंतरिम रोक को बरकरार रखने का आदेश भी जारी किया है। तो वहीं अदालत ने कहा कि अगर किसी को लिखित बहस प्रस्तुत करना है तो वो मंगलवार तक जमा कर दे। उधर सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता समीर रंजन ने अपना पक्ष रखा। उनकी ओर से सरकार और हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से रखे गए पक्ष का जवाब भी दिया गया। इसी बीच कोर्ट को बताया गया कि सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक हुआ और जानबूझकर इसकी जांच को कमजोर किया गया। दावा ये भी हुआ कि 22 सितंबर 2024 को हुई परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गया था। उनके पास ऐसे सबूत हैं जिनमें व्हाट्सएप चैट, संदिग्धों के बयान, नेपाल कनेक्शन और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों द्वारा बाद में किए गए भुगतानों के सबूत शामिल हैं। राजधानी रांची में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री द्वारा हुए दरबार में जहां एक तरफ फरियादियों की भीड़ नजर आई तो वहीं कहीं पदाधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही पर कड़ा एक्शन लिया गया। इसी दौरान म्यूटेशन से जुड़े कई मामलों में आई शिकायतों पर अंचल अधिकारी से लेकर कर्मचारियों को शोकॉज करने को कहा गया। वहीं उपायुक्त के समक्ष आई शिकायतों में एलआरडीसी कोर्ट के आदेश के बावजूद म्यूटेशन नहीं करने पर सीओ रातू को शोकॉज में भेजा गया। वहीं कांके अंचल में 31 दिसंबर जमीन के लिए दाखिल खारिज के मामले में अपर समहर्ता को जांच पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। म्यूटेशन के लिए आवेदक को परेशान करने वाले कर्मचारी को शोकॉज नोटिस जारी कर मंजुनाथ भजंत्री ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कई निर्देश दिए। जनता दरबार में राजस्व से संबंधित मामलों के निष्पादन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी अंचल अधिकारियों को ऑनलाइन माध्यम से जनता दरबार से जोड़ा गया ताकि जमीन से जुड़े विवादों, नामांतरण, म्यूटेशन, जमाबंदी, सुधार आदि से संबंधित मामलों का तुरंत निस्तारण किया जा सके या अद्यतन जानकारी प्राप्त की जा सके। इसके अलावा जनता दरबार में राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, भूमि विवाद, आवास, परिसंपत्ति हस्तांतरण, मनरेगा भुगतान और प्रमाण पत्र निर्गमन से संबंधित कई मामलों को सुना गया और त्वरित कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रजत जयंती वर्ष के अवसर पर युवाओं को सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन अनमोल है, इसलिए दुपहिया चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। वे खुद बाइक चलाकर युवाओं को सेफ ड्राइविंग का संदेश दिया और सड़क पर रेसिंग से बचने की अपील की। 8 और 9 नवंबर को रायपुर के बूढ़ापारा आउटडोर स्टेडियम में आयोजित होने वाली एमआरएफ नेशनल सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2025 के लिए मुख्यमंत्री ने अपनी शुभकामनाएं दी। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं में अनुशासन, जिम्मेदारी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रफ्तार जुनून होना चाहिए, जोखिम नहीं। ये चैंपियनशिप छत्तीसगढ़ की नई ऊर्जा और युवा सामर्थ्य का प्रतीक होगी। साथ ही ये आयोजन रोमांचक मोटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा और युवाओं को सामाजिक संदेश देने का माध्यम बनेगा। सीजीएमएससी दवा खरीदी मामले पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सरकार का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जवाबदेह नहीं होती तो जांच भी नहीं कराती। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और राज्योत्सव के अवसर पर सेना के शौर्य प्रदर्शन की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि जब सरकार दवा खरीदती है तो सभी प्रक्रियाएं नियमों के तहत पूरी की जाती हैं। अगर किसी कंपनी की दवा अमानक पाई जाती है तो उसे तुरंत वापस लौटा दिया जाता है। स्वास्थ्य सुविधाओं पर बात करते हुए मंत्री ने बताया कि जल्द ही डीकेएस और मेकाहार अस्पताल में सीटी स्कैन की पर्याप्त सुविधा सुलभ होगी। इसके लिए सरकार ने मशीनों की संख्या पहले से दोगुनी कर दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की माता स्वर्गीय विदेश्वरी देवी जी की स्मृति में बना उद्यान अब पंचायत की लापरवाही की मिसाल बन गया है।
कचरे के ढेर, झाड़ियां और टूटी बेचे इस स्मृति स्थल की बदहाली का प्रमाण है। ग्रामवासियों ने बार बार पंचायत से रखरखाव की मांग की पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब ग्राम पंचायत बरदात के ग्रामवासियों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि राजेश साहू उद्यान के संरक्षण प्रभारी होंगे और इसकी पुनर्स्थापना का कार्य स्वयं ग्रामवासी करेंगे। ये कदम केवल सफाई अभियान नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि जब जिम्मेदार संस्थाएं चूकती हैं तब जनता खुद अपने इतिहास और सम्मान की रक्षा करती है। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम 5 नवंबर को नवा रायपुर के सेन जलाशय के ऊपर आसमान में रोमांचक प्रदर्शन करेगी। ये आयोजन छत्तीसगढ़ की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रहा है। टीम में 12 फाइटर पायलट, 3 इंजीनियर और ग्राउंड स्टाफ के साथ 140 सदस्य शामिल हैं। टीम के पास 9 हॉक मार्क 132 विमान हैं जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित हैं। इस टीम का उद्देश्य युवाओं को वायुसेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करना और देशभक्ति की भावना जगाना है। शो में फाइटर प्लेन, हार्ट, डायमंड लूप और अन्य फॉर्मेशन बनाएंगे, साथ ही तिरंगा लहराते हुए आसमान में दिखाई देंगे। शो लगभग 30 से 35 मिनट तक चलेगा। 4 नवंबर को होगी, जबकि फाइनल शो 5 नवंबर को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच होगा। इस प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ के फाइटर पायलट गौरव पटेल भी भाग लेंगे। सूर्य किरण टीम अब तक 700 से अधिक एयर शो कर चुकी है, जिसमें हाल ही में थाईलैंड में किया गया प्रदर्शन भी शामिल है। इस आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग नवा रायपुर पहुंचेंगे। ढांडू में पिछले हफ्ते 2 गुटों के बीच हुए झगड़े के बाद मंत्री नितेश राणे ने घायल हिंदू परिवारों से मिलकर सांत्वन किया। पटेल पांडा इलाके में फटाकों और मदरसे के अवैध निर्माण को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने दोनों तरफ कार्रवाई की, लेकिन राणे ने हिंदू पीड़ितों से मुलाकात की और मुस्लिम समुदाय पर तीखा हमला बोला। ढांडू में नितेश राणे ने कहा कि हिंदू राष्ट्र में सर्वधर्म समभाव की पीपड़ी नहीं बजाएंगे। वे भूल गए कि ये हिंदू राष्ट्र है, पहले हिंदुओं का हित फिर दूसरों का है। मैं मंत्री नहीं, हिंदू बनकर आया हूं और दूसरे समुदाय को लैंड जिहाद के नाम पर पांव नहीं पसारने देंगे। वक्त पर मस्जिद न हटी तो देवा भाई का बुलडोजर चलेगा। देश के गृह मंत्री, भारत सरकार एवं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश द्वारा लगातार नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने या कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम अब सामने आ रहे हैं। बालाघाट में थाना लांजी के चोरिया कैंप अंतर्गत एक हार्डकोर सशस्त्र महिला नक्सली सुनीता पिता बिसरू, जो छत्तीसगढ़ के जिला बीजापुर की रहने वाली है, ने शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं और भारत के संविधान पर विश्वास जताते हुए जिला पुलिस बालाघाट के समक्ष स्वयं आकर आत्मसमर्पण कर दिया है। बालाघाट मंडला नक्सली जोन के आईजी संजय कुमार ने बताया कि जिले में पहली बार किसी सशस्त्र महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। सुनीता मलाजखंड दरकेशा दलम में एसीएम है, जो इसास राइफल के साथ सशस्त्र नक्सली संगठन में मध्य प्रदेश के गोंदिया एवं राजनांदगांव डिवीजन में सक्रिय थी। उस पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में कुल 14 लाख रुपए का इनाम घोषित है। सुनीता पिता बिसरू ओयाम माओवादी संगठन में वर्ष 2022 में जुड़ी थी। छत्तीसगढ़ के मान क्षेत्र में 6 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उसने सीसी मेंबर रामदेव के गार्ड के रूप में कार्य किया। गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव को समर्पित सिख श्रद्धालुओं को एक जत्थे को आज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा पाकिस्तान रवाना किया गया। ये जत्था ननकाना साहिब और अन्य ऐतिहासिक गुरुद्वारों में होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेगा। इस अवसर पर अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज भी संगत के साथ दर्शन के लिए पाकिस्तान रवाना हुए। मीडिया से बात करते हुए ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने कहा कि सरकार ने वीजा जारी कर दिए हैं, लेकिन करतारपुर साहिब कॉरिडोर अभी पूरी तरह से नहीं खुला है। उन्होंने कहा कि ये कॉरिडोर सिर्फ यात्रा का एक जरिया नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने वाला पुल है। जत्थेदार ने विश्वास जताया कि जिस तरह से सरकार ने पहले सिख समुदाय की प्रार्थनाओं को स्वीकार किया था, उसी तरह करतारपुर कॉरिडोर भी जल्द ही खुल जाएगा।
उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष करतारपुर साहिब में बिताए थे, इसलिए सिख समुदाय के लिए ये स्वाभाविक है कि हर सिख बिना किसी बाधा के वहां जा सके। उन्होंने प्रार्थना की कि आने वाले समय में कॉरिडोर पासपोर्ट की बजाय आधार कार्ड पर खोला जाए ताकि अन्य समूह भी आसानी से जा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।